नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एनसीईआरटी सीरीज़ का ये हिस्ट्री का दूसरा वीडियो है। क्लास 9th एनसीईआरटी के आज दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। कल पहले चैप्टर में हमने पढ़ा फ्रांस की क्रांति के बारे में कि फ्रांस की क्रांति कब हुई और फ्रांस की क्रांति होने का क्या कारण था। हमने जाना कि फ्रांस 3 वर्गों में विभाजित था, जहाँ पर जो थर्ड स्टेट था उस पर ही सारे टैक्स का बोझ रहता था, जिस कारण से उन्होंने विरोध किया और बास्तील का किला गिरा दिया, जिससे क्रांति की शुरुआत हुई। अब आज इस चैप्टर में हम जानेंगे कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई और मुख्य कारण क्या थे और उनका क्या परिणाम हुआ। तो सबसे पहले कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि लुई 16वें ने कर बढ़ा दिए थे, जिसके कारण लोगों को पाव रोटी नहीं मिल पा रही थी, जिस कारण लोग बहुत नाराज़ थे और एक बड़ी जनसंख्या इकट्ठा होती है और बास्तील का किला गिरा देती है। तो अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि प्राचीन राजतंत्र की तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, ये नियम था। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी होती थी। स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही का यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए और अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। अभी 1789 चल रहा है, लेकिन इससे पहले एक बैठक बुलाई गई थी वो 175 साल पहले 1614 में बुलाई गई थी। 175 साल से कोई बैठक ही नहीं बुलाई गई। तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1779 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्सा के कालीसान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट्स ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट्स का जो प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। जो तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व था वो शिक्षित वर्ग के हाथों में था। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी मांगों और शिकायतों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वें इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बराबर पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसों ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव का स्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्सा के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबे सीए ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करने की ज़रूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्सा में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबे सीए मूलतः पादरी था। उसने तीसरा स्टेट्स क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्फलेट लिखी थी। तो ये जो पहले और दूसरे स्टेट्स के लोग थे, इन्हीं में से 2 लोगों ने इस तीसरे स्टेट्स का प्रतिनिधित्व किया और आंदोलन की तरह एक संविधान सभा का गठन एक खुले टेनिस कोर्ट में कर दिया। तो जो महत्वपूर्ण तिथियां थी उनके बारे में हम जान लेते हैं कि 1774 लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। फिर 1789 में जो लुई 16वां है वो स्टेट जनरल की बैठक का आह्वान करता है। तृतीय स्टेट्स जो है वो नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्तील पर हमला होता है। देहात में किसानों का विद्रोह होता है। 1791 में एक और घटना घटती है कि सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाले और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792 से 93 में फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबियन राज्य का पतन, फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन हो जाता है। अब 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। यूरोप के विशाल भूभाग पर नेपोलियन कब्जा कर लेता है और फिर 1815 वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हो जाती है। तो अभी इसके आगे हम पढ़ेंगे
ये एक चित्र के माध्यम से टेनिस कोर्ट में जो एक विशाल पेंटिंग के लिए जाक लुई डेविड द्वारा बनाया गया ये पेंटिंग है। यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। ये तस्वीर जो थी ये नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी प्रमुख खाद्य पदार्थ था फ्रांसीसियों का, उसकी कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार और के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्टील पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया, लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। जो एक टाइड धार्मिक कर लिया जाता था उपज का 10%, उसे समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। जो सरकार 13 अरब लिब्रे के घाटे में थी या कर्ज में थी, उस सरकार के पास 20 अरब लिब्रे की सरकारी संपत्ति उसके हाथ में आ गई। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना, इसके बारे में बात करते हैं तो नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। अब इस चित्र के माध्यम से ये दिखाया गया है कि एक सम्राट है, सम्राट पर पूरा नियंत्रण नेशनल असेंबली का है, जिसके 745 सदस्य थे। नेशनल असेंबली निर्वाचक मंडल से चुनी जाती है, जिसमें 50,000 पुरुष वोट करते हैं। तो इस प्रकार से निर्वाचक मंडल द्वारा एक नेशनल असेंबली का गठन किया गया, जो कि सम्राट पर निषेध करती थी या पूरा सम्राट पर नियंत्रण करती थी और नियंत्रण करती थी मंत्रियों के माध्यम से। नेशनल असेंबली के कुछ सदस्य मंत्री बनाए गए जो उस पर नियंत्रण करते थे। सक्रिय नागरिकों को मताधिकार प्राप्त लोग जो थे, सक्रिय नागरिक 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग थे जिनको मताधिकार प्राप्त हुआ। वो वोट डालते थे, जिससे न्यायाधीश या न्यायपालिका का गठन होता था। निष्क्रिय नागरिक भी थे, मताधिकार जिन्हें प्राप्त नहीं था। लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। तो ये फ्रांस में एक तरह से लोकतंत्र की शुरुआत होती है। अब इसके आगे चलते हैं कि सन 1791 में के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों की ही सक्रिय नागरिक या मत देने का अधिकार का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का एक कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। ये अधिकार क्या थे? एक घोषणा पत्र जारी किया गया कि आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार हैं स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार।
समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिली हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। यह स्वतंत्रता की जो अवधारणा है वो ये है, समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है, ना ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों को पर उसकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। ये एक तस्वीर है, क्रांतिकारी पत्रकार जॉन पॉल मरा ने अपने अखबार लामी द पल्प में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी कि जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसा प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे हुए जुएं को उतार फेंका, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। राजनीतिक प्रतीकों के मायने उस जमाने में पैम्पलेट के जरिए कुछ तस्वीरें दिखाई जाती थीं कि 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों की बजाय अक्सर आकृतियों के एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बार्बियो ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुँचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। टूटी हुई जंजीर, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। छड़ी का बर्छीदार गट्ठर, अकेली छड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पूरे गट्ठर को नहीं। एकता में ही बल है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। राजदंड, शाही सत्ता का प्रतीक। अपनी पूँछ मुँह में लिए सांप, सनातनता का प्रतीक। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। अब ये एक टोपी है, लाल फ्राइजन टोपी, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। पहले दासों को टोपी पहनने का अधिकार नहीं था। नीला, सफ़ेद, लाल। फ्रांस के राष्ट्रीय रंग जो हैं वो 3 हैं, नीला, सफ़ेद, लाल। डैनो वाली स्त्री, कानून का मानवीय जो रूप है वो डैनो वाली स्त्री के रूप में दिखाया गया है। विधिपट, कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं, ये विधिपट है। तो चैप्टर 2 यहीं पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एनसीईआरटी की पूरी सीरीज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम अगले चैप्टर में आपके लिए लेकर आएंगे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, और उसके बाद जारी रखेंगे इस सीरीज़ को। धन्यवाद।